नमस्कार बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप घर में सुरक्षित होंगे। मैं कृष्णा स्कूल नागौर रताऊ में महेंद्र चौधरी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आज आपके सामने कक्षा 12 के लिए जो फर्स्ट चैप्टर भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, जैसा कि आपको पता है कि इस समय 12वीं क्लास की एग्जाम भी नहीं हुई, 11वीं क्लास को भी प्रमोट कर दिया गया है, तो आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों, ये 4 नंबर का चैप्टर होता है जो कि कक्षा 12 के लिए फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र समझाया गया है। इससे पहले आपने कक्षा 11 में भूगोल पढ़ी थी, लेकिन यहां से हम एक भूगोल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। भूगोल शब्द की जो सर्वप्रथम उत्पत्ति थी वो इरेटोस्थनीज नामक विद्वान ने की थी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इस भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। इसके बाद में देखिए बच्चों, भूगोल शब्द एक ग्रीक और यूनानी भाषा का है। इसमें हिकेटियस को भूगोल का एक पितामह भी कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि उन्होंने भूगोल को एक क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाया था। तो क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के लिए हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। लेकिन भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो था इरेटोस्थनीज। इसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द की उत्पत्ति की। भूगोल ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्दों से बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोक्स इसका अर्थ होता है वर्णन। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का संपूर्ण जो वर्णन होता है वही भूगोल कहलाता है। तो ये तो भूगोल की एक साधारण सी, एक सीधी सी डेफिनेशन हुई। जैसे जैसे हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने खोज करते गए, आगे बढ़ते गए, उसी प्रकार से भूगोल का विकास होता गया और 18वीं शताब्दी में जाकर के भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। प्यारे बच्चों, आपने भौतिक भूगोल मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आपने समझी भी है। कक्षा 11 में आपने पढ़ी है। भौतिक भूगोल में जैसे हमारे धरातल है, धरातल के ऊपर हमारे पर्वत है, पठार है, हमारे सौरमंडल है, हमारे ग्रह हैं, इन सभी का वर्णन जो हम करते हैं, हमारी जलवायु है, इन सभी का वर्णन हम किसमें करते हैं? भौतिक भूगोल में करते हैं। अब हमारे यहाँ 12वीं क्लास में इसका दूसरा जो भाग है, 18वीं शताब्दी से जो डिवाइडेशन इसका किया गया, वो डिवाइडेशन 2 भागों में से विभाजित किया गया था, एक भौतिक भूगोल में और मानव भूगोल में। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल जैसा कि शब्द से वाकिफ है, आप सभी इसको जानते हो कि मानव भूगोल अर्थात हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जो एक भाग जो टिका हुआ है वो मानव के ऊपर निर्भर करता है। हम ये कह सकते हैं कि इसका केंद्र बिंदु मानव के क्रियाकलाप, जो मानव यानी इसका जो मुख्य मानव भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु, देखिए छोटा प्रश्न इस लेसन में से आपके आता है कि मानव का जो केंद्र बिंदु है वो किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हो कि मानव भूगोल में केंद्र बिंदु मानव के क्रियाकलाप या स्थान विशेष को बताया जाता है। यह इसका मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है। बच्चों, इससे पहले आपने पढ़ा भूगोल की जो शाखाएं थी, 2 शाखाओं में इसे विभाजित किया गया। इसके बाद में देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे मानव भूगोल का विकास बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इस मानव भूगोल को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया। एक प्राचीन काल था, एक मध्य काल था और एक आधुनिक काल।
आधुनिक काल में मानव भूगोल के जो जनक थे वो थे फ्रेडरिक रेडजेल। इसलिए मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। बहुत बार आपके कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आता रहता है कि मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है। तो बच्चों, मानव भूगोल के जन्मदाता है फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल को आगे बढ़ाया। उनकी एक पुस्तक थी एंथ्रोपोजोग्राफिया, ये उसकी पुस्तक थी जिसमें मानव भूगोल की उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। देखिए, उन्होंने जो मानव भूगोल की डेफिनेशन दी वो है मानव भूगोल मानव समाज और उसके धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो एक मानव का समाज है और धरातल, क्योंकि धरातल के बगैर आज हम जो भी मानव अपने जो क्रियाकलाप करता है वो धरातल के ऊपर रह करके ही करता है। तो धरातल और जो मानव समाज और मानव भूगोल के बीच में जो आंतरिक अंतर संबंध, जो संबंध पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। बहुत साधारण सी परिभाषा इसकी। इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, गुरु से बढ़कर के शिष्य हो जाते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ो, हमसे आप भी आगे जाओ, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपके पहले लेसन में ही दिया हुआ है। जो फ्रेडरिक रेडजेल था, जो मानव भूगोल का जन्मदाता था, इसकी जो शिष्या थी वो थी एलन चर्चिल सैंपल, यानी कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, जो कि अमेरिका की एक भूगोलवेत्ता थी और फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। और उन्होंने इसके समकक्ष, फ्रेडरिक रेडजेल के समकक्ष अपनी डेफिनेशन दी मानव भूगोल में। और उन्होंने बताया, उनकी पुस्तक थी भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। बच्चों, हम जैसे वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर चारों तरफ दिखाई देता है। जिस प्रकार के धरातल में आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि आज एक मानव जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वो हमारी जलवायु, हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो प्रभाव होता है, पर्यावरण का जो प्रभाव होता है, धरातल का जो प्रभाव होता है, वातावरण का जो प्रभाव होता है, वो मानव के ऊपर दिखाई देता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आर्थिक क्रियाकलाप सारे के सारे एक वातावरण से जुड़े होते हैं। जैसे वातावरण में हम निवास करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्रियाकलाप करते हैं, चाहे वो हमारा खान पान हो, हमारे रहन सहन हो, हमारी आर्थिक क्रियाएं हो, वो सारी की सारी उससे जुड़ी होती हैं। 1911 में उनकी पुस्तक थी भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, और उन्होंने अपने गुरु के समकक्ष जो डेफिनेशन दी है मानव भूगोल की, उसमें उन्होंने बताया कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्तर पृथ्वी के पारस्परिक गत्यात्मकता संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल चंचल मानव, यानी मनुष्य क्रियाशील कार्य करता रहता है, मनुष्य रुकता नहीं। और अस्तर पृथ्वी अपनी गति करती रहती है। पृथ्वी एक स्तर नहीं है अपने आप में, परिवर्तन, क्योंकि समय के साथ कालिक परिवर्तन होते रहते हैं। अपने धरातल पर देखा है, कई बार देखते हैं कि आज कहीं पर पर्वत और पठार है, किसी समय वहां पर एक समुद्र हुआ करता था, जो कि आपने पढ़ा भी है पीछे कि हमारा आज का जो हिमालय पर्वत है वहां पर किसी समय 33 सागर हुआ करता था। तो अस्तर पृथ्वी, यानी पृथ्वी भी क्रियाशील है, उसके ऊपर चंचल मानव जो कि मनुष्य लगातार अपना कार्य करता रहता है। इन दोनों के बीच में जो आंतरिक अंतर संबंध पाया जाता है वो ही, यानी गत्यात्मकता का मतलब होता है परिवर्तनशीलता। गत्यात्मकता का मतलब होता है परिवर्तनशीलता। इनका अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है।
इनका हम अध्ययन करते हैं, वो ही मानव भूगोल कहलाता है। देखिए बच्चों, इसमें जो हमारे फ्रेडरिक रेडजेल थे, इस फ्रेडरिक रेडजेल ने एक विचारधारा जो निकल करके आती है, यानी इनके जो जैसे उन्होंने डेफिनेशन दी, उससे ये विचारधारा निकल करके आधुनिक मानव भूगोल के विकास में नियतिवाद या निश्चयवाद, नियतिवाद और निश्चयवाद क्या होती है, इसको मैं आपको बताऊं कि इस विचारधारा में प्रकृति का प्रभाव अधिक दिखाई देता था। बच्चों, पहले जब हम यूं कह सकते हैं कि मनुष्य के पास में ज्ञान का अभाव था, मनुष्य के पास में इतना ज्ञान नहीं था, उस स्थिति में सबसे अधिक जो प्रभाव होता था वो प्रकृति का होता था। अपन ये भी कह सकते हैं इस विचारधारा को कि प्रकृति का मानवीकरण, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम प्रकृति के साथ में घुल मिल जाते हैं, सीधी प्रकार से इस विचारधारा को हम यूं समझ सकते हैं कि जिसमें प्रकृति अधिक प्रभावी थी, प्रकृति अपनी तरीके से चलती थी, मनुष्य प्रकृति से डरता था, मनुष्य प्रकृति की पूजा करता था, मनुष्य प्रकृति को अधिक प्रभावशील मानता था, प्रकृति जो करती थी मनुष्य उसको एक देन स्वरूप मान करके उसमें संतुष्ट हो जाया करता था। इसलिए इस विचारधारा को नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा कहा जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रकृति का प्रभाव अधिक होता था। ये इसकी विचारधारा थी। इसके बाद में देखिए विडाल डी ला ब्लांस, ये फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। उन्होंने अपनी जो एक विचारधारा उनकी थी संभववाद, यानी हम कह सकते हैं कि इसके विपरीत अगर हमें एक विचारधारा, हमें याद है एक विचारधारा को हम समझ सकते हैं, तो इस विचारधारा से तीन विचारधाराओं को हम आराम से समझ सकते हैं। देखिए संभववाद विचारधारा, यानी इसमें किसका प्रभाव अधिक था, मानव का प्रभाव अधिक था। बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि जो पहली विचारधारा थी उसमें प्रकृति को मनुष्य मानता था, प्रकृति जो देती थी उसको देन स्वरूप मान करके उसकी पूजा करता था। आज भी हमारे पुराने वैदिक साहित्य या ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आज भी हम पूजा करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में भी ऐसा है कि जैसे जल, अग्नि, वायु, हवा आदि को हम देवताओं स्वरूप मान करके इनकी पूजा करते हैं। लेकिन विडाल डी ब्लांस ने कहा कि नहीं, मानव ने इस प्रकृति पर अपने तरीके से, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तकनीकी विकास के द्वारा काट छाट करके इसमें परिवर्तन किया है। ये जो संभववाद की नींव रखी, मुख्य इसकी जो विचारधारा इसकी थी कि मानव का प्रभाव प्रकृति के ऊपर देखा जा सकता है। आज हमारे पास में इतनी सक्षम तकनीकी है कि हम किसी पर्वत, किसी पठार, यानी किसी भी तरीके से हम इस प्रकृति में काट छाट करके और हम आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारी जो, जैसा कि आज ठंडे प्रदेश है, ठंडे प्रदेशों में हम एक फसल का जैसे ग्रीन हाउस जो घर बना करके उसमें जो पौध रोपण कर और उसमें ठंडे प्रदेशों में फसल का उत्पादन भी कर सकते हैं, ये हमारी तकनीकी का ही परिणाम है। इसी तरीके से जिन्होंने अपना एक सिद्धांत, उनकी पुस्तक थी मानव भूगोल के सिद्धांत 1921 में, जिसका प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद में देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि पहली विचारधारा में, नियतिवाद विचारधारा में प्रकृति अधिक प्रभावशाली थी। दूसरी विचारधारा में, संभववाद विचारधारा में मानव अधिक प्रभावी था। तीसरी विचारधारा मैं यूं कह सकता हूं कि सबसे सर्वमान्य विचारधारा और सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है, जो है ग्रिप्त टेलर। बच्चों, टेलर शब्द का जब आप नाम सुनते हो तो आपके मस्तिष्क में एक भाव सा उभरता है कि टेलर का काम होता है कपड़ों को आपस में जोड़ना और जोड़ करके एक अच्छी सी ड्रेस बनाना ताकि वो सही लगे, अच्छी लगे। यूं ही कह सकते हैं कि ग्रिप्त टेलर जो अमेरिका का था, और अमेरिका वैसे सुपर पावर है, तो उन्होंने तो अपने तरीके से अलग चलने के एक प्रयास किया। ग्रिप्त टेलर ने भी एक ऐसी डेफिनेशन दी जो सभी विद्वानों ने मानी
जो विचारधारा थी उसकी नवनिश्चयवाद विचारधारा, यानी जिसको हम कह सकते हैं रुको और जाओ विचारधारा। बच्चों, इस विचारधारा में दोनों विचारधाराओं का संभववाद, नियतिवाद, दोनों का एक मिलन है। दोनों को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है, दोनों विचारधाराओं को उन्होंने जोड़ा। इसमें देखिए, ग्रिप टेलर ने, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये विचारधारा बताता हूं, समझाता हूं कि जिस तरीके से अपन शहरों में जाते हैं, देखते हैं कि जो चौराहे आते हैं उनके ऊपर बत्ती लगी होती है। उस बत्ती में 3 लाइटें होती है, जिसमें एक जो होती है वो रेड होती है, और एक होती है जो ग्रीन होती है, और एक होती है येलो, यानी लाल, हरी और पीली। आपने देखा होगा कि जब रेड बत्ती होती है, यह हमें किसका संकेत देती है कि जैसे ही रुक जाते हैं, जैसे ही रेड बत्ती होती है हम रुक जाते हैं, और जो हरी बत्ती होती है हम चले जाते हैं, पीली बत्ती जब होती है तो हम तैयार हो जाते हैं। ये इस उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से इस उदाहरण के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि इसी तरीके से मनुष्य सर्वप्रथम धरातल के ऊपर आता है, जन्म लेता है, कुछ समय के लिए रुकता है, और रुकने के बाद में वो आगे बढ़ता है, अपना विकास करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा थी रुको और जाओ, जो कि ग्रिप टेलर ने अपनी ये विचारधारा रखी। इसके बाद में और भी बहुत सी 1970 के दशक में जाकर के विचारधाराएं और भी बनी। मैं एक बच्चों, अब आगे की जो डेफिनेशन है वो डिकेनोवे पिट्स की है। इसमें उन्होंने बताया कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य इस धरातल पर रहकर के ही संपूर्ण कार्यों का निष्पादन करता है। इस धरातल पर रहकर के जो बाकी कार्य हैं उनका निष्पादन मनुष्य धरातल की चीजों का उपयोग करके ही करता है। इसके बाद में 1970 में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव हमें दिखाई देता है, जिसमें यानी दार्शनिक विचारधाराएं जो देख करके जिन विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता है, इसमें मानव कल्याणपरक विचारधारा। इस विचारधारा में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के जो कार्य थे उनके ऊपर अधिक से अधिक बल दिया गया, जोर दिया गया। इसके बाद में पूंजीवादी या रेडिकल विचारधारा। इस विचारधारा में मैं सीधे तरीके से आपको बताऊं कि इस विचारधारा में गरीबी का मुख्य कारण जो बताया गया वो पूंजीवादी को बताया गया है, जिसमें कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का समावेश किया गया, जिसमें कि किसी भी चीज का अगर निर्माण होता है और अगर वो हमें 20 रुपए में मिलती है तो बाकी उसका खर्चा और मजदूरों को मिला करके अगर उसके 15 रुपए लगते तो 5 रुपए जो अतिरिक्त मूल्य होता है वो सीधा किसके पास में जाता है? पूंजीपति के पास में जाता है, जबकि उसका हक किसके ऊपर होता है? मजदूरों का होता है। लेकिन मजदूरों के पास में नहीं जाकर के उनके पास में जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि एक पूंजीपति और पूंजीपति हो जाता है। लास्ट जो इसकी विचारधारा थी व्यवहारवादी या आचरण परक विचारधारा, इसमें मनुष्य का जैसे ज्ञान बढ़ा और मनुष्य आगे बढ़ता गया, जात पात पर अधिक ध्यान देता गया। आगे बच्चों इसके हम विषय क्षेत्र पढ़ेंगे और इसका विकास पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपके अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया तो इसको लाइक जरूर करना।